आज हम एक ऐसे नाटक की बात करने वाले हैं जो लिखा तो 100 साल से भी पहले गया था, हम्म, पर उसकी कहानी आज भी हमारे घरों और स्कूलों के बंद दरवाजों के पीछे कहीं ना कहीं गूंजती है। हम्म, नाटक का नाम है स्प्रिंग अवेकनिंग। हम्म। आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सवाल हैं जिन पर हम अक्सर ताले लगा देते हैं और क्यों वही ताले बाद में त्रासदियों के दरवाजे खोल देते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ 1891 की जर्मनी में रहने वाले कुछ किरदारों की नहीं है। ये उस खामोशी की कहानी है जो अक्सर पीढ़ियों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ये एक आईने की तरह है जिसमें हम अपने समाज का अक्स देख सकते हैं। ये दिखाती है कि जब बच्चों की जिज्ञासा को दबाया जाता है और उन पर उम्मीदों का ऐसा बोझ डाल दिया जाता है जिसे वो उठा नहीं सकते, तो वसंत का मौसम खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। तो चलिए इस कहानी की सबसे गहरी और शायद सबसे मासूम परत से शुरू करते हैं। कहानी का एक अहम किरदार है 14 साल की एक लड़की वेंडेला। वो अपनी माँ के पास जाती है और एक बहुत ही एक स्वाभाविक सा सवाल पूछती है। माँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? हाँ, यही सवाल। एक ऐसा सवाल जो हर बच्चे के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। लेकिन उसकी माँ इस सवाल को सुनकर असहज हो जाती हैं, शर्मिंदा हो जाती और हैं। वो सच नहीं बता पाती। सच बताने के बजाय वो एक कहानी सुना देती हैं, या तो वो सारस पक्षी वाली पुरानी कहानी या फिर एक अधूरा सच कि जब पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तब बच्चे होते हैं। उनका इरादा शायद अपनी बेटी को बचाना था, उसे मासूम बनाए रखना। लेकिन ये अधूरा सच वेंडला को सुरक्षित नहीं बल्कि निहत्था बना देता है। जैसे किसी के हाथ में एक तेज धार वाली तलवार तो दे दी पर उस पर म्यान नहीं चढ़ाई। बिल्कुल वही। ये बात बहुत गहरी है कि बचाने की कोशिश में ही हम असल में किसी को सबसे बड़े खतरे में डाल देते हैं। बिल्कुल। पर ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी है। बिल्कुल। क्या आज भी इस बात में कोई सच्चाई है? क्या विज्ञान भी यही मानता है कि अधूरी जानकारी फायदे से ज्यादा नुकसानदेह होती है? हाँ, और इस पर बहुत ठोस रिसर्च मौजूद है। 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ था और उस रिसर्च में ये साफ तौर पे पाया गया कि जिन किशोरों को उम्र के हिसाब से सही और पूरी यौन शिक्षा नहीं मिलती, उनमें अनचाहे गर्भधारण का खतरा उन किशोरों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है जिन्हें ये शिक्षा मिलती है। अच्छा। तो एक तरह से देखें तो ये रिसर्च वेंडेला की कहानी पर एक वैज्ञानिक मोहर लगाती है। ये साबित करती है कि सही जानकारी देना बच्चों को बिगाड़ना नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी की बहुत बड़ी गलतियों से बचाना है। वेंडेला की मां का वो झूठ वो उसकी सुरक्षा की दीवार नहीं बल्कि उसकी बर्बादी की पहली ईंट थी। तो एक तरफ तो ये खामोशी है जो जानकारी को छुपाने से पैदा होती है, लेकिन नाटक में एक और तरह की खामोशी का जिक्र है जो शायद इससे भी ज्यादा घुटन भरी है। ये खामोशी उम्मीदों के बोझ तले पैदा होती है और ये हमें कहानी के दूसरे अहम किरदार मॉरिट्स तक ले जाती है। मॉरिट्स एक बहुत ही संवेदनशील छात्र है और उस पर सिर्फ एक ही दबाव है, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना। उसके पिता के लिए उसकी पहचान सिर्फ उसके नंबरों से है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मॉरिट्स क्या महसूस करता है, उसकी दिलचस्पी किस चीज में है। नहीं, उन्हें सिर्फ अच्छे ग्रेड्स चाहिए। और मॉरिट्स के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि अगर वो परीक्षा में फेल हो गया तो उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, ना परिवार उसे स्वीकार करेगा ना ही समाज। एक स्रोत में इसकी तुलना बहुत अच्छे से की गई है कि ये ऐसा है जैसे किसी बैलगाड़ी पर हाथी का वजन लाद दिया जाए, उसका टूटना तो तय है। मॉरिट्स का दिमाग वो बैलगाड़ी है और उसके परिवार की उम्मीदें वो हाथी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त मेल्चियोर से अपनी हालत बयान भी करता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूं और मुझे थामने के लिए कोई हाथ नहीं है। ये लाइन सुनकर ही उस लड़के के अकेलेपन और डर का अंदाजा हो जाता है। और ये डर सिर्फ एक भावना बनकर नहीं रह जाता, ये जानलेवा साबित हो सकता है। जब हम मॉरिट्स की इस कहानी को आज के भारत के संदर्भ में देखते हैं तो आंकड़े हमें डरा देते हैं। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एक साल के अंदर 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। 13,000! ये आंकड़ा सुनने में ही कितना भारी लगता है। इसका मतलब है कि हर रोज लगभग 35 छात्र। ये तो मॉरिट्स की कहानी को आज के दौर में और भी ज्यादा भयानक बना देता है। बिल्कुल। और जब इन आत्महत्याओं के कारणों की जांच की गई तो उनमें सबसे प्रमुख कारण थे परीक्षा में फेल होने का डर और परिवार का बढ़ता दबाव। तो जो कहानी वेडेकांड ने 1891 में लिखी थी,
वो आज हमारे समाज की एक कड़वी, दर्दनाक हकीकत बन चुकी है, जहां एक मार्कशीट को किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती मान लिया जाता है। तो कहानी में ये दो दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ वेंडेला है जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, और दूसरी तरफ मॉरिट्स है जिस पर दुनिया की उम्मीदों का पहाड़ है। नाटक में एक ऐसा मोड़ आता है जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं, या यूं कहें कि अज्ञानता और अधूरी समझ का एक तूफान उठता है। वेंडेला और मेल्चियोर, जो मॉरिट्स का दोस्त है, एक घास के ढेर पर मिलते हैं। दोनों ही किशोरावस्था के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां शरीर और भावनाओं में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। और यहीं पर समस्या और गहरी हो जाती है। मेल्चियोर, वो मॉरिट्स और वेंडेला से थोड़ा अलग है। उसने किताबें पढ़ी हैं, उसके पास कुछ जानकारी है, लेकिन वो जानकारी भी कच्ची और अधूरी है। जानकारी होना और उसे संभालने की परिपक्वता होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और वेंडेला के पास तो ना जानकारी है ना समझदारी। उस मुलाकात में जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जा सकता, वो एक दुर्घटना थी। वेंडेला ना नहीं कह पाती क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि हाँ कहने के परिणाम क्या हो सकते हैं। एक स्रोत में इसकी तुलना उस बच्चे से की गई है जिसे आपने एक तेज रफ्तार कार की चाबी तो दे दी, पर उसे ये नहीं सिखाया कि ब्रेक कैसे और कब लगाने हैं। ये समझना वाकई मुश्किल है। क्या मनोविज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि इस उम्र में दिमाग आखिर काम कैसे करता है? बिल्कुल। और इसके लिए मनोविज्ञान के पास एक बहुत दिलचस्प मॉडल है, जिसे डुअल सिस्टम्स मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल कहता है कि किशोरावस्था में हमारे दिमाग में दो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहला सिस्टम है एक्सीलरेटर। ये भावनाओं, रोमांच और तुरंत मिलने वाले इनाम के प्रति हमें खींचता है, और किशोरावस्था में ये एक्सीलरेटर बहुत ताकतवर होता है। और दूसरा सिस्टम है ब्रेक। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, समझने, खुद पर नियंत्रण रखने और अपने कामों के नतीजों का अंदाजा लगाने में मदद करता है। लेकिन समस्या ये है कि ये ब्रेक सिस्टम 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता। तो किशोरों के साथ ये होता है कि उनकी गाड़ी का एक्सेलरेटर तो पूरी तरह दबा होता है, लेकिन ब्रेक बहुत कमजोर होते हैं। मेल्चियोर और वेंडेला के साथ जो हुआ वो इसी दिमागी असंतुलन का एक दुखद नतीजा था। और इस नाकामी, इस खामोशी और इस असंतुलन का जो अंत होता है वो दिल दहला देने वाला है। कहानी के अंत में ये सारी अधूरी बातें एक बड़ी त्रासदी को जन्म देती हैं। मॉरिस को जब पता चलता है कि वो परीक्षा में फेल हो गया है तो उसे अपने पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि इन नंबरों के बिना उसकी कोई पहचान नहीं, कोई कीमत नहीं, और वो अपनी जान ले लेता है। और दूसरी तरफ वेंडेला उसे एक मुलाकात के बाद गर्भवती हो जाती है। जब उसकी माँ को यह पता चलता है तो उनका पहला ख्याल अपनी बेटी की सेहत नहीं होता। उनका पहला ख्याल होता है कि समाज क्या कहेगा। इसी डर से वो वेंडेला से फिर एक झूठ बोलती हैं। वो कहती हैं कि उसे एनीमिया हो गया है और उसे एक नीम हकीम के पास ले जाती हैं। गर्भपात कराने की उस खतरनाक कोशिश में वेंडेला की भी मौत हो जाती है। और मरते ही उसका अपनी माँ से आखिरी सवाल यही था, माँ तुमने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? एक की मौत उम्मीदों के बोझ से हुई और दूसरे की मौत सच को छिपाने की वजह से। ये बहुत ही भयानक अंत है। पर जब ये सब हो जाता है तो समाज, यानी जो बड़े लोग हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। और यही इस नाटक की सबसे बड़ी और परेशान करने वाली सच्चाई है। अपनी गलतियों को मानने के बजाय स्कूल के टीचर और बच्चों के माता पिता सब मिलकर इस पूरी त्रासदी का दोष तीसरे किशोर मेल्चियोर पर डाल देते हैं। उसे नैतिक रूप से भ्रष्ट बताकर स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये समाज का वो दोगलापन है जहां अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बच्चों को ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो क्या इस कहानी में कोई उम्मीद की किरण है ही नहीं? क्या इसका अंत सिर्फ अंधेरे में होता है? एक छोटी सी उम्मीद की किरण है जो नाटक के बिल्कुल आखिर में दिखाई देती है। मेल्चियोर अपने दोनों दोस्तों को खोने के बाद पूरी तरह टूट चुका है। वो कब्रिस्तान में वेंडेला और मॉरिट्स की कब्रों के पास खड़ा है और खुद भी अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा है। तभी वहां एक रहस्यमयी नकाबपोश आदमी आता है। ये किरदार असल में जीवन का प्रतीक है। वो मेल्चियोर को समझाता है। वो कहता है कि मर जाना तो आसान है, असली हिम्मत जिंदा रहने में है, अपनी गलतियों का सामना करने और उनसे सीखने में है। और बहुत सोचने के बाद मेल्चियोर जीवन को चुनने का फैसला करता है। तो अंत में एक जिंदगी बच जाती है। स्प्रिंग अवेकनिंग हमें ये दिखाता है कि 100 साल बाद भी कुछ चीजें नहीं बदली हैं। पहले के माता पिता बच्चों को सारस वाली कहानी सुनाते थे। आज के माता पिता शायद उन्हें बिना किसी मार्गदर्शन के इंटरनेट की दुनिया में अकेला छोड़ देते हैं। तरीका बदल गया है, लेकिन सही और हमदर्दी भरा संवाद न करने की जो कमी थी
वो आज भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। ये नाटक आज भी हर पीढ़ी से एक ही सीधी और स्पष्ट मांग करता है, अपने बच्चों से बात करें। हाँ, क्योंकि अगर वेंडेला की माँ ने हिम्मत करके उसे शरीर की सच्चाई बताई होती और अगर मॉरिट्स के पिता ने उसे ये भरोसा दिया होता कि परीक्षा में फेल होना जिंदगी का अंत नहीं है, तो शायद 2 जानें बच जाती। नाटक का अंत मेल्चियोर के जीवन चुनने के साथ एक उम्मीद तो देता है, लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। नाटक में तो मेल्चियोर को रास्ता दिखाने के लिए एक नकाबपोश मार्गदर्शक आ गया था, पर आज के इस दौर में हमारी युवा पीढ़ी को सिर्फ सफल होना ही नहीं, बल्कि असफल होकर भी जीना चुनना कौन सिखाएगा?